नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैंगन की फसल को कीटों से भारी नुकसान होता है। ये ऐसा कीट है जो अगर फलों में लग जाए तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले से ही इस कीट से सतर्क रहें। तो आइए तना और फल छेदक कीट के नियंत्रण पर देखते हैं आज की विशेष प्रस्तुति। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले, तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। बैकयार्ड मुर्गी पालन अच्छी आमदनी कमाने का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। इसके लिए किसानों को अब उन्नत नस्लों की मुर्गियों का पालन करना होगा, जिसके बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज कुमार। घर के पीछे मुर्गी पालन अर्थात बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग काफ़ी पुरानी विधा है। काफ़ी दिनों से हमारे लोग करते आ रहे हैं। पूर्व में किसान भाई ये सिर्फ मनोरंजन के लिए पाला जाता था, लेकिन आजकल इसे व्यवसाय का रूप दिया जा रहा है। गांव में आप देखे होंगे कि ग्रामीण मुर्गियां लोग पालते हैं और उसके अंडे या मांस को अपने लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ये अभी आप मुर्गी पाल के उसको एक व्यवसाय के रूप में ही प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये शून्य प्रबंधन तकनीक मानी जाती है, अर्थात कम लागत में या बिना पूंजी लगाए हुए आप इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन को हम कम पूंजी, थोड़ी जमीन और थोड़ी सी मेहनत करके आसानी से कर सकते हैं। मुर्गी पालन का चयन भारत में तेजी से बढ़ रहा है।
इस व्यवसाय से अच्छा लाभ हो, इसके लिए अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुसार मुर्गियों की नस्लों का चयन करना चाहिए। साथ ही नस्लों का चयन करते समय द्विकाजी नस्लों के पालन पर ज्यादा जोर दें, जिससे मांस और अंडे दोनों अच्छी मात्रा में मिले। भारत सरकार की योजना के तहत वनराजा और ग्राम प्रिया, श्रीनिधि या फिर झारसीम, ये ऐसी नस्लें हैं, ऐसे कई नस्लें हैं जिसको हम लोगों ने डायरेक्टरेट ऑन पोल्ट्री हैदराबाद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एकमात्र संस्था है पक्षी अनुसंधान के लिए, वहाँ इसे विकसित की गई है। और इन नस्लों को भारत के परिवेश में ही विकसित की गई है ताकि ये भारतीय परिवेश में अलग अलग राज्यों में अच्छा कर सके। झारसीम, वनराजा एवं ग्राम प्रिया और श्रीनिधि, इस तरह की नस्लें काफी अच्छी कर रही और पल बढ़ रही हैं। कड़कनाथ मुर्गी की विशेषताएं। मुर्गी की यह नस्ल कालामासी के रूप में जानी जाती है और मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान है। इसके एक दिन के चूजों का रंग नीले और काले के मिश्रण जैसा होता है। वयस्क पक्षी के पंख नीले और काले रंग के होते हैं। त्वचा, चोंच, टांग, पैर की उंगलियों और नर एवं मादा के पैरों के तलवों का रंग गहरे भूरे काले रंग का होता है और कलगी, वेटल्स और जीभ भी बैगनी रंग की दिखती है। इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके अधिकतर आंतरिक अंग काले रंग के होते हैं। कड़कनाथ का मांस दिल की बीमारियों तथा अधिक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार होता है। कड़कनाथ मुर्गी 20 हफ्ते में 920 ग्राम तक हो जाती है। 18 महीने तक मुर्गियों को पालने पर इनका शरीर भार लगभग 3 से 4 किलोग्राम तक हो जाता है। इसका वार्षिक अंडा उत्पादन 120 से 125 अंडे होता है। अब इनके प्रबंधन की बात हम लोग करें, अगर आप वनराजा या ग्राम प्रिया अथवा झारसीम इत्यादि नस्ल अगर पालना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए आप छोटा सा घर अपने आंगन में या घर के पिछवाड़े में या कहीं कोने पर बना सकते हैं। और उस घर को हम लोग नाइट शेल्टर, रात्रि गृह कहते हैं, क्योंकि ये मुर्गियाँ ब्रॉयलर फार्म की तरफ फार्म में नहीं रहा करती हैं, ये सिर्फ रात में उसमें रहने के लिए जाएंगी। दिन भर उन मुर्गियों को बाहर खोल देना है। ये मुर्गियां चराई पर रहती हैं और कीड़ा मकोड़ा, कंकर, पत्थर, हरे घास फूस, घर के बचे हुए खाना भोजन इत्यादि खाकर ही रहती हैं। ये मुर्गी इस तरह से बनाई गई है कि हरा पत्ता, बरसीम, जनेरा, जई, बाजरा, मकई, भांग के पत्ता या फिर आलू का, पालक का, गोभी का पत्ता, ये सारा हरा चारा खा करके जिंदा रह सकती हैं। अर्थात अपने किसान अपने खेत में से जो भी आपको हरियाली मिलता है या अगल बगल से तोड़ कर लाकर उसे दे देते हैं, वो खा करके जिंदा रह सकती है। इसके अलावे अगर मछली का दुकान अगल बगल है तो मछली का जो लेदी पेदी निकलता है उसे भी ला करके आप दे दीजिए। इसे भी बड़े चाव से खा करके और इसको पचा करके उनका मांस वृद्धि होती है और अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ता है। कुल मिलाकर उनके भोजन पर होने वाला खर्च लगभग शून्य होता है या काफ़ी न्यूनतम होता है। हाँ, अगर बरसात का दिन है या फिर काफ़ी ठंडक का समय है, आप घर से नहीं निकाले हैं अथवा भोजन की कमी हो जाती है, वैसी स्थिति में मकई का दर्रा, खुद्दी, चावल का गुंडा या फिर चूरा मिल का जो छांट बचता है उसे ला करके, या कोई होटल का जूठा खाना मिलता है, कोई अगल बगल अगर प्राइमरी सरकारी विद्यालय है तो मध्याह्न भोजन का जूठा खाना है, वो सब भी लाकर अपने मुर्गियों को दे दें, उसे भी खा करके और ये मांस में परिवर्तित करेंगी और काफ़ी बेहतर करती हैं। लेकिन इनके अंडा उत्पादन का औसत 110 से 120 अंडा वनराजा देती है। अगर ग्राम प्रिया की बात करें तो ये 115 से 125 अंडे तक प्राप्त किया जाता है क्षेत्र के स्तर पे। इनका औसत वजन जब ये बिक्री योग्य होती हैं तो 6 महीने के बाद ये अंडा देने लगती हैं और इनके शारीरिक वजन जब आप बेचने जाइएगा तो 1.5 से 2 किलो होगी। जब ये बर्ड आपकी कल्ड हो जाएंगी अर्थात अंडा देना बंद कर देती हैं, वैसे ही जब बेचेंगे तो 3.5 से 4 किलो तक की मुर्गियाँ होती हैं और मुर्गों का औसत वजन तो 4.5 से 5 किलो तक भी हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, काफ़ी देसी होता है। कोई किसान या ग्रामीण महिला अगर घर के पिछवाड़े में छोटा मोटा व्यवसाय करती है और 20-25 मुर्गी रख लेती हैं तो वो साल में 24 से 25 हज़ार रुपया मजे से कमा सकती हैं। तो इससे बेहतर कोई और व्यवसाय नहीं होगा। आप अगर कम पूंजी या बिना पूंजी के किसान हैं तो इससे करके कुछ पूंजी बना के और आप दूसरा व्यवसाय कर सकते हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाएँ, भूमिहीन किसान या फिर शिक्षित बेरोजगार युवा इसे बड़े स्तर पर भी अपनाकर आमदनी का एक सशक्त माध्यम बना सकते हैं। अगर आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना है, क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने जिला के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण अथवा कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क स्थापित करें। बीमार पड़ने पर निकट के पशु चिकित्सालय से संपर्क करें और निःशुल्क दवा और निःशुल्क सरकार के द्वारा व्यवस्थित सुविधाओं का उपयोग करें और अपना जीवन सुनिश्चित करें, उन्नत हो और व्यवसाय से लाभ प्राप्त करें।
आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। Indian farmers have really endured but made sure that his holdings may be small, but he would give us the highest yield. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का तीसरा ब्रेकअप बताया। वित्त मंत्री ने कहा, देश के किसानों ने मुश्किल परिस्थितियों का हमेशा डटकर मुकाबला किया है। लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 2 महीने में हमने किसानों के लिए कई कदम उठाए। पीएम किसान सम्मान के तहत पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। लॉकडाउन के दौरान 5,600 लाख लीटर दूध कोऑपरेटिव संस्थाओं ने खरीदा। दूध उत्पादकों के हाथों में 4100 करोड़ रुपए की रकम पहुंची। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे कोल्ड चेन, फसल कटाई के बाद प्रबंधन की सुविधाएं मिलेंगी, किसान की आय भी बढ़ेगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ के फंड की स्कीम है। यह क्लस्टर बेस्ड होगी। इसमें 2 लाख खाद्य संस्करण इकाइयों को लाभ मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे और आय के साधन बढ़ेंगे। मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट के दौरान की गई थी, इसे लागू कर रहे हैं। इससे 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए मछुआरों को और नावों के बीमा की सुविधा देंगे। खुरपका मुंहपका से पीड़ित जानवरों को वैक्सीन नहीं लग पा रही, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। सभी भैंसों, भेड़ों और बकरियों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 53 करोड़ पशुधन को बीमारी से मुक्ति मिलेगी। पशुपालन के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगले 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर हर्बल खेती होगी। हर्बल खेती से किसानों को 5,000 करोड़ की आय होगी। हर्बल प्लांट की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। कोविड-19 के समय हमारे हर्बल प्लांट बहुत काम आए हैं। 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत टीओपी यानी टमाटर, आलू, प्याज योजना में बाकी सब्जियों को भी लाया गया है। टीओपी योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण के लिए भी 50% सब्सिडी दी जाएगी। कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 के जरूरी कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। किसान अपने उत्पाद उचित दामों पर बेच सकें, इसके लिए राज्यों के बीच आने वाली खरीद बिक्री से जुड़ी मुश्किलें दूर की जाएंगी। ई ट्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी। किसानों के पास स्टैंडर्ड मैकेनिज्म नहीं होता। हर सीजन में बुआई से पहले ही किसान फसल के मूल्य का अनुमान लगा सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। वह खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों के साथ पारदर्शिता के साथ काम कर सके, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। टीवी 18 के प्रोग्राम अन्नदाता के माध्यम से हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि अभी वैश्विक महामारी कोरोना के द्वारा जो तरह तरह की एडवाइजरी गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, और उसी संबंध में हम अपने पशुपालकों को ये बताना चाहते हैं कि भारत सरकार भी इसके मद्देनज़र एडवाइजरी जारी की है। और ये एडवाइजरी इस तरह है कि हम सबसे पहले हमारे पशुपालक भाइयों को मैं ये बता दूं, कोरोना 19 का जो संक्रमण है पशुओं से आदमी में ऐसा संक्रमित होने का रिपोर्ट अभी तक नहीं है। एक रिपोर्ट आई थी कि न्यूयॉर्क के चिड़ियाखाने में एक बाघ का संक्रमण कोविड-19 के द्वारा हुआ था, और एक और रिपोर्ट था कि कुत्तों के द्वारा भी कोविड-19 का संक्रमण मनुष्यों में हुआ था। लेकिन इसका कोई भी पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुआ है
केवल आपको विशेष सावधानियां बरतनी है अपने लिए, अपने जो भी आपके जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और अपने समाज के लिए। पशु पक्षियों में रोग और संक्रमण का शीघ्र पता लगाने से मनुष्यों में उनके संचरण को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि मानव कल्याण में पशु स्वास्थ्य के महत्व पर बार बार बात हो। वैसे भी पशुओं पक्षियों के माध्यम से संक्रामक रोग मनुष्यों में न फैले, इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखा जाए। सबसे पहले पशुपालक भाई, आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी को बनाए रखना है, जैसे कि सरकार ने बताया है और सोशल मीडिया के द्वारा आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा आप जब भी अपने पशुशाला गौशाला में जो काम करें तो मास्क पहन कर करें। इसके अलावा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। अगर आप के पशु को आप जब खाना देना जाते हैं या पानी देना जाते हैं तो उस समय देने के उपरांत, अपना कार्य करने के उपरांत अपने हाथ को साबुन से ठीक से धो लें, खास करके सैनिटाइजर से, जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के द्वारा बना हो। इसके अलावा अपने पशुशाला का जो स्प्रे के द्वारा छिड़काव आसपास जो है ब्लीचिंग या सैनिटाइजर से करें नियमित रूप से। और शुद्ध पानी, चूँकि गर्मी का भी मौसम आ गया है तो हमेशा 24 घंटा अपने पशुओं को शुद्ध पानी की उपलब्धता बनाए रखें। खासकर ऐसा देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं के जो चारा है उसके लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका जो चारा था दूसरे राज्यों से आने में परेशानी हो रही थी। हालांकि सरकार ने उस पर को संज्ञान में लेते हुए उस पर भी क्लियर ये अध्यादेश जारी कर दिया कि जो भी आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। पशुओं को संक्रमित रोगों से बचाने के लिए और मनुष्यों को भी इनसे बचने के लिए पशुपालन से संबंधित सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे किसी भी अनजान व्यक्ति को पशुशाला में प्रवेश नहीं करने दे। पशुशाला में प्रवेश करने से पहले हाथ और पैरों को अच्छे से साबुन से धो लें या सैनिटाइज करें। पशुशाला के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ बनाएं और उसमें कीटाणु दवा जैसे लाल दवा, सैनिटाइजर आदि का घोल बनाकर भरकर रखें, जिससे पशु तथा अन्य किसी के प्रवेश करने से पहले पैरों द्वारा फैलने वाला संक्रमण रोका जा सकता है। खासकर मैं वैसे जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि अपने पशु, कुत्ता है या बिल्ली है, उसको अगर घर पर रखते हैं तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो ऐसा देखा गया है रिपोर्टिंग में भी कि कहीं ना कहीं ऐसा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। अपने पशु को अपने पास रखें, लेकिन आप उनको जब भी खाना दें या पानी दें तो मास्क पहन करके जाएं। उनका बर्तन को साफ सफाई ठीक से करें। दूध दोहने के पूर्व अपने हाथों और दोहन पात्र को अच्छी तरह से साबुन या वॉशिंग पाउडर से धो लें। दूध दोहने वाले ग्वाले को दूध दोहते समय हमेशा अपने बाल और मुंह ढक कर रखना चाहिए। दूध दोहने वाले ग्वाले के नाखून कटे होने चाहिए। साथ ही दूध दोहते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान न करें। जब ज़्यादा जरूरी हो तभी पशु चिकित्सक के पास जाएं, अन्यथा अपने पशु चिकित्सक से दूरभाष के द्वारा संपर्क करके टेलीमेडिसिन के द्वारा आप व्हाट्सएप के द्वारा उनसे सुझाव मांगें कि इस जो विकट परिस्थिति जो लॉकडाउन है उसके मद्देनज़र आवश्यक क्या क्या प्रावधान के द्वारा चिकित्सा किया जा सकता है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों से, सभी पशु प्रेमियों से मेरा यही आग्रह होगा अन्नदाता के माध्यम से कि आप लोग सरकार के जो एडवाइजरी दी गई है और इसको अन्नदाता प्रोग्राम के तहत या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत आए दिन बताया जा रहा है, उसको आप लोग फॉलो करें। आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान करेंगे और आने वाले समय में इस वैश्विक महामारी पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां।
कैसे ले करेला की फसल से अधिक उत्पादन। ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में आवश्यक कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।